आइए आज डिकोड करते हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों के उस चौंकाने वाले विश्लेषण को जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस एक्सप्लेनर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसा अभेद्य राजनीतिक किला जो पिछले 15 सालों से मजबूती से खड़ा था, विश्लेषण के अनुमानों के अनुसार पूरी तरह से ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान करने वाला है। 120 से ज्यादा। जी हां, विश्लेषण का अनुमान है कि बीजेपी की सीटों में 120 से भी ज्यादा का भारी उछाल आ सकता है। यह सिर्फ कोई साधारण चुनावी उलटफेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जो बंगाल के पूरे परिदृश्य को बुनियादी तौर पर फिर से लिख रहा है। इतनी बड़ी छलांग की कल्पना करना बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों के लिए भी मुश्किल था। तो इस राजनीतिक उलटफेर को गहराई से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। 2026 के चुनाव का झटका, सत्ता के इस किले में पड़ी दरारें, महिला वोटरों का शिफ्ट होना, बदलते डेमोग्राफिक समीकरण, जमीनी आर्थिक सच्चाई और अंत में विजेताओं के सामने आने वाली चुनौतियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2026 के चुनाव का वो झटका जिसने 15 साल पुराने एक अजेय किले को हिलाकर रख दिया। विश्लेषण के ये अनुमानित नतीजे उस दौर के अंत का इशारा करते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जरा सोचिए, सोर्स के मुताबिक बीजेपी लगभग 48% वोट शेयर के साथ 200 सीटों के करीब पहुंचती दिख रही है, जबकि टीएमसी 100 के आंकड़े से नीचे खिसक कर दहाई के अंकों में सिमटती नजर आ रही है। ये बंगाल के इतिहास का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। सोर्स इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है। अगर हम बंगाल की राजनीतिक टाइमलाइन देखें, लेफ्ट के 34 साल और फिर टीएमसी के 15 साल के शासन के बाद, तो ये एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव है। एक तरह से ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा की वापसी का प्रतीक है, जिसने उस बाहरी होने के ठप्पे को पूरी तरह से धो दिया है जो दशकों से बीजेपी पर लगा हुआ था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, किले में दरारें, यानी कैसे ये मजबूत नींव भीतर से ही ढहने लगी। अक्सर कहा जाता है कि कोई भी मजबूत किला सिर्फ बाहर से हुए हमलों से नहीं गिरता। विश्लेषण बताता है कि ये राजनीतिक साम्राज्य जनता के बढ़ते गुस्से की वजह से भीतर से ही कमजोर हो रहा था, बिल्कुल दीमक की तरह। पूरे राज्य का गुस्सा किस तरह एक साथ जुड़ गया, ये देखना दिलचस्प है। एक तरफ नॉर्थ बंगाल है जो कोलकाता केंद्रित विकास के कारण खुद को पूरी तरह से अनदेखा महसूस कर रहा था, और दूसरी तरफ साउथ बंगाल जो जमीनी स्तर के सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार से आजिज आ चुका था। इन दोनों की नाराजगी ने मिलकर सत्ता की जमीन ही खिसका दी। अब सवाल है कि इस गुस्से को दिशा कैसे मिली। स्रोत के अनुसार विपक्ष ने एक बहुत ही मजबूत जमीनी संगठन तैयार किया। उन्होंने बंगाली अस्मिता का पूरा सम्मान करते हुए पन्ना प्रमुखों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी। घर घर जाकर सीधा संवाद किया गया, जिसने उस स्थानीय डर के माहौल को तोड़ दिया जिसने 2021 के बाद से कई वोटरों को खामोश कर रखा था। हमारा तीसरा हिस्सा है महिला वोटरों का शिफ्ट। वो वोटर जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही बदलाव की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गई। इतिहास गवाह है कि महिलाएं सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी और मजबूत ढाल मानी जाती थीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? विश्लेषण इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखता है कि जब बात बुनियादी सुरक्षा और सम्मान की आती है, तो लक्ष्मी भंडार जैसी आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं भी वोटरों को छोटी लगने लगती हैं। आरजीकर अस्पताल और संदेश खाली की दर्दनाक घटनाओं ने महिला सुरक्षा के हर दावे पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि सरकारी मदद का असर पूरी तरह से फीका पड़ गया। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो खुद सिस्टम बनो, ये महज एक वाक्य नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली विचार है। स्रोत बताता है कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही एक माँ के दर्द और हताशा से जन्मी ये आवाज़ सोशल मीडिया से लेकर पूरे राज्य की सड़कों पर गूंजने लगी, और देखते ही देखते इसने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। इस पूरी भावना का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है, 20,000। विश्लेषण अनुमान लगाता है कि आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी सीट पर इतने भारी मार्जिन से जीत दर्ज की है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब मानवीय भावनाएं और एक मां का दर्द सामने आता है तो पुरानी और स्थापित राजनीति भी उसके आगे टिक नहीं पाती। चौथे हिस्से पर आते हैं, बदलते डेमोग्राफिक समीकरण, जहां पारंपरिक वोट बैंक कई मोर्चों पर बिखरता नजर आया।
ये बदलाव सिर्फ भूगोल या महिलाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें समाज में बहुत गहराई तक फैली थीं। पारंपरिक समर्थन हर तरफ से दरकने लगा था। मुस्लिम युवा अब पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर आधुनिक शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक वोटों का भी बंटवारा हुआ, क्योंकि ऐसे नए और स्वतंत्र नेता सामने आए जिनका फोकस भविष्य की सुरक्षा पर है। और इसके साथ ही मतुआ, राजवंशी और ओबीसी समुदाय भी व्यवस्था से खुद को अलग थलग पाकर अपने अधिकारों के लिए लामबंद होते दिखे। और इसमें सबसे खास बात है भद्र लोक समाज का रुख, यानी बंगाल का वो शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से जागरूक मध्य वर्ग, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो हमेशा से राज्य में सत्ता की दिशा तय करता आया है। स्रोत के मुताबिक ये वर्ग, जो कभी लेफ्ट को छोड़कर टीएमसी की तरफ आया था, अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पवित्र संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार से इतना आहत हुआ कि उसने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया। इसके अलावा विपक्ष की एक और बड़ी रणनीतिक जीत ये रही कि उन्होंने आमार बांग्ला यानी हमारा बंगाल के नैरेटिव को बहुत ही चतुराई से अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने बंगाली महापुरुषों का पूरा सम्मान किया और क्षेत्रीय पहचान को आधुनिक भारत के विकास और एकीकरण के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया। अब चलते हैं 5वें हिस्से पर, जमीनी आर्थिक वास्तविकता, वो सच्चाई जो चुनावी ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। राजनीति और समीकरणों से परे हमें उस असली जमीनी हकीकत को समझना होगा जिसने इस पूरे चुनावी बदलाव पर अपनी पक्की मोहर लगाई। ये है खाली जेबों की सच्चाई और श्रमिक वर्ग की हताशा। जब लाखों प्रवासी मजदूर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तेजी से विकास करते राज्यों से अपने गांव लौटे, तो उन्होंने वहां की तरक्की की कहानियों की तुलना अपने राज्य की बेरोजगारी, कारखानों की कमी और इस कट मनी या कमीशन संस्कृति से की। इस गहरी तुलना ने जनता के मन में बदलाव की एक बहुत ही मजबूत इच्छा को जन्म दिया। और अंत में हमारा छठा हिस्सा, जीतने वालों के सामने चुनौतियां। नई सरकार का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। भले ही ये अनुमानित नतीजे कितने भी ऐतिहासिक क्यों न हों, विश्लेषण साफ तौर पर एक चेतावनी भी देता है। इस राजनीतिक किले को जीतना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली चुनौती से चलाना और व्यवस्था को सुधारना है। नई सरकार के सामने उम्मीदों का एक सचमुच बहुत बड़ा पहाड़ है। सोचिए, बंद कारखानों को फिर से शुरू करना, युवाओं का पलायन रोकना, जमे हुए सिंडिकेट राज को उखाड़ फेंकना, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता वापस लाना। जनता को पूरी उम्मीद है कि ये गहरी और पुरानी समस्याएं तुरंत सुलझेंगी, जो रातों रात होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और जैसा कि विश्लेषण बहुत सही तरीके से हमें याद दिलाता है, राजनीति में कभी द एंड नहीं होता। ममता बनर्जी जैसी जमीनी और जुझारू नेता को कभी भी कमजोर आंकना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। इतिहास गवाह है कि भारी से भारी हार के बाद भी वो शानदार वापसी करना अच्छी तरह जानती हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही ज्वलंत सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये नई सरकार सचमुच इन भारी भरकम उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, या फिर बंगाल में एक बार फिर उम्मीदों और निराशा का वही पुराना और कुचलने वाला एंटी इनकम्बेंसी चक्र शुरू हो जाएगा? ये भविष्य के लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।